सरदार शहर में नगरपालिका चुनाव के अंदर अधिवक्ताओं का भी बड़ा दबदबा रहता है और हर चुनाव में कई अधिवक्ता अपना भाग्य आजमाते हैं। इसी श्रेणी में एक नाम आता है माणकचंद भाटी, जो अधिवक्ता होने के साथ साथ अभिभाषक संघ के 12 दफ़ा अध्यक्ष रह चुके हैं। 5वां ये उनका वार्ड मेंबर का चुनाव है। 2 चुनाव वो जीत चुके हैं, 2 चुनाव उनकी धर्मपत्नी राजू देवी भाटी जीत चुके हैं। माणक भाटी एक ऐसे राजनीतिज्ञ भी हैं जो पति पत्नी दोनों चुनाव लड़ते हैं और दोनों भी जीत चुके हैं। इसके साथ साथ माणक भाटी आयोजना समिति के भी सदस्य रह चुके हैं। इन्होंने अपने लगभग 20 वर्ष की उम्र में ही राजनीति के शुरू कर दी थी और सबसे पहले ये कांग्रेस में रहे, फिर भाजपा में रहे, अब कांग्रेस के अंदर है। तो माणक भाटी का राजनीति के जो जीवन है वो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि माणक जी, सबसे पहला आपने चुनाव जब लड़ा था तो आपकी उम्र कितनी थी और क्या सपने थे? मैं सबसे पहले कांग्रेस की टिकट पर 1990 में चुनाव लड़ा था नगर पालिका का। उस समय मेरी उम्र 35 वर्ष थी। मेरे सामने हमारे सम्मानित गुरुमुख जी राजपुरोहित थे, जिनसे मैं 64 वोटों से चुनाव जीता था। पहला चुनाव इन्होंने कांग्रेस के गुरमुख सिंह थे, जो बहुत बड़े यहाँ के व्यक्तित्व माने जाते थे। भंवरलाल शर्मा के भी दाएं हाथ के रूप में उनकी पहचान रही थी। इतने बड़े आदमी के सामने इन्होंने पहला चुनाव लड़ा और जनता ने इनका साथ दिया और ये चुनाव जीत गए। उसके बाद माणक जी कांग्रेस के अंदर आप रहे। ऐसी क्या परिस्थितियाँ रही कि कांग्रेस छोड़कर आपको भाजपा में जाना पड़ा? मैंने जब 1990 में चुनाव लड़ा तब नगर पालिका का बजट बहुत कम आता था, लेकिन हमारे शहर के गणमान्य सेठ हैं, वो हमेशा सहयोग करते रहे। 1991 में हनुमानमल जी दुगड़ ने अपने ट्रस्ट भैरूदान अणची देवी दुगड़ ट्रस्ट से सीमेंट सड़कें बनवाई। सरदार शहर की पहली सीमेंट सड़क मेरे वार्ड में ही बनी थी, जो मॉडर्न स्कूल से गुजरानी गली होते हुए और संपतमल दुगड़ के मकान तक जाती थी। उसी समय हनुमानमल जी चिंडाड़िया पार्षद थे। उस गली में भी हनुमानमल जी दुगड़ ने सीमेंट सड़क का निर्माण करवाया था। मैंने फिर 2000 में चुनाव लड़ा था नगर पालिका का। उस समय हमारे भाई जी पूनमचंद जी दुगड़ जौहरी थे। उन्होंने मूर्ति कुई से अमरचंद मीणा तक सहभागी योजना में सीमेंट सड़क का निर्माण करवाया था, जो आज भी मौजूद है। 2005 में मेरी घरवाली पार्षद का चुनाव लड़ी थी। उस समय बछराज जी बुच्चा थे। उन्होंने सीमेंट सड़क के लिए राशि जमा करवाई थी और सहभागी योजना में मुझे पैसे दे करके और वार्ड में सड़कें बनवाई थी। 1995 में मुझे कांग्रेस की टिकट दी थी। तब बैद जी थे, बुडानिया जी थे। मेरे वार्ड में बुडानिया जी का ससुराल रहा था और चंदनमल जी बैद की बहन ब्याही हुई थी। कुछ कांग्रेसी थे जिनसे मेरी अनबन हो गई थी। अनबन होने के कारण बैद जी और ने टिकट देने के बाद और सपोर्ट नहीं किया और उन वोटों को बरगला करके मेरे खिलाफ डलवाया। इस कारण से मैं 1995 का चुनाव हारा। मैंने 1997 में बीजेपी ज्वाइन की थी। यहाँ हरिशंकर भाबड़ा आए थे मीणा के कुएं के पास, तब मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी। उस वक्त कुछ कांग्रेसी लोगों से आप परेशान थे, आपकी अनपढ़ थे। क्या उस समय राजनीतिक पटल पे विधायक भंवरलाल शर्मा एक प्रभावशाली चेहरे के रूप में नहीं थे? नहीं, भंवरलाल शर्मा उस समय भी विधायक थे, प्रभावशाली चेहरे के रूप में भी थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भंवरलाल शर्मा जब आईजीएनपी मंत्री थे, तब आप देखेंगे कि उन्होंने अपने आईजीएनपी कोटे से सरदार शहर में ए श्रेणी का रेस्ट हाउस बनवाया था बीकानेर रोड पे। प्रत्येक गांव में बिजली के खंभे, बिजली पहुंचाने का काम किया था। भंवरलाल जी शर्मा ने प्रत्येक छोटे से छोटे गांव को उस समय सड़कों से जोड़ दिया था, जिससे गांव में पलायन कम हुआ था। भंवरलाल जी का दबदबा उसी प्रकार का था और भंवरलाल जी स्वयं एक छाप है शहर के लिए। मैंने काफ़ी उदाहरण देखे। मैं 12 जुलाई 2017 की बात है शायद, और 19 जुलाई की शादियां काफ़ी थी। उस समय कोई गरीब परिवार का व्यक्ति आ गया और लड़की की शादी थी।
तो राकेश पारीक अपने उनके साथ वो कार्ड देने में था, तो उसने कहा कि ऐसी प्रॉब्लम है, तो तुरंत ही बोले हनुमान जी को फ़ोन मिला, 300 व्यक्तियों के खाने की व्यवस्था तुरंत, बोले इसको 300 व्यक्तियों की मोती पाक बूंदी और भुजिया दे देना। मैंने ऐसा व्यक्तित्व नहीं देखा, चाहे कहीं भी हो। एक दिन मैं यूँ ही बैठा था तो पिकअप में गेहूँ के कट्टे मंगवाए, तो जो ही वो बोले वो पिकअप आ गई है गेहूँ के कट्टों की, बोले पहले वो राम से में मुड़ी है कि एक उसके घर कट्टा छोड़ गया होगा, आटा नहीं है। इस प्रकार के व्यक्ति जो एक एक व्यक्ति को व्यक्ति से जानते हो कि किसके घर में क्या आवश्यकता है, तो उन विधायक की तो छाप ही अलग होगी। मेरे हिसाब से राजस्थान में ऐसा कोई विधायक नहीं है जो इस प्रकार का दानदाता हो। उस वक्त भंवरलाल शर्मा शायद जनता दल से विधायक थे। भंवरलाल शर्मा जनता दल से विधायक तो थे 85 से 90 में, 85 से 88 तक रहे थे। 88 के बाद वो चुनाव हार गए थे, इस पार्टी, हाँ, बुढ़ानिया जी के सामने चुनाव हार गए थे। उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा था, फिर तब से लगातार चल रहे हैं, ये कंडीशन है। आप जब भाजपा में गया था तो सरदार शहर में भाजपा की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, भाजपा को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता था। एक दबंग चेहरे विधायक भंवरलाल शर्मा के सामने चुनाव लड़ना भी भाजपा के लिए यहाँ एक बड़ी चुनौती माना जाता था। तो हम देखते थे कि आप भी भाजपा के अंदर अशोक पिंचे के बराबर का कद रखते थे और बड़ा आपका दबदबा रहा था। ऐसी क्या परिस्थितियाँ रही कि आपको फिर भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आना पड़ा? भाजपा के उस समय अध्यक्ष प्रताप सिंह जी पूर्व एडवोकेट थे, तो रतनलाल जी गुरुजी थे पूर्व, उनके साथ ये बात हुई कि भई ऐसी बात है, तो उन्होंने कहा बोले यार तुम मजबूत आदमी हो, तुम बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लो। तो हरिशंकर जी बाबड़ा आए हुए थे, शनि मंदिर है मीणा के कुएं के पास, वहाँ। तो मैंने प्रताप जी पूर्व मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता भी थे, उनसे स्नेह भी था, तब मैंने उनके साथ वो भाजपा ज्वाइन की थी। अशोक पिंचा उस समय सामान्य सदस्य थे, लेकिन अशोक पिंचा जी भी उस समय इतने व्यवहार कुशल, शांत और शालीन व्यक्ति हैं। हालांकि राजनीति में ऐसे व्यक्तियों की कम ज़रूरत है, लेकिन फिर भी जो सौम्य व्यवहार या जो बातचीत करने का लहजा है, उनसे जो मिलनसारिता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, और उसी की बदौलत वो विधायक बने। नहीं, वो तो विधायक बने, आप भाजपा में रहे थे। मैं ये जानना चाह रहा था कि भाजपा में ऐसी क्या परिस्थिति रही कि आपको भाजपा फिर छोड़नी पड़ी? एक सौम्य और एक अनुशासित और मिलनसार व्यक्ति के साथ आप थे, और वहाँ मतलब बीजेपी में आपका कद काफ़ी बड़ा था। वहाँ पर आप थे, जयदेव सिंह थे, मुरलीधर सैनी आपके शिष्य रहे हैं, अधिवक्ता के तौर पे भी रहे हैं, और वो राजनीतिक के तौर पे भी आपके शिष्य माने जाते हैं। तो वहाँ से आप मतलब भाजपा छोड़ने पर आपको मजबूर होना पड़ा, ऐसा क्या घटनाक्रम घटित हुआ था? इसमें क्या था कि 2005 के जो इलेक्शन हुए थे, तो भंवरलाल जी शर्मा विधायक थे उस समय, और भंवरलाल जी शर्मा ने इतने कार्य करवाए थे यहाँ, जनता के हित के, विकास के और के सारे भी। यहाँ तक कि एक बार किसी ने कह दिया कि यहाँ ट्यूबवेल बनवाना है, बोले तू कल ऑर्डर ले जाएगी, और दूसरे दिन वहाँ मशीन लग जाती थी। और इस प्रकार का भाजपा में कोई वर्चस्व वाला नेता नहीं था। तो 2007 में अपने शीश राम जी ओड़ा आए थे, अजीत सर, तब भंवरलाल जी ने बात की, तो मैं उनके पास गया था। बोले कि आप वापस अपने घर आ जाओ, आप कांग्रेस से पार्षद रहे हो, कांग्रेस में आपका लेना देना रहा है, बीजेपी में है कुछ नहीं। मैंने अपना हित सोचते हुए कि अपने को मोहल्ले का काम करवाना, विकास करवाना, हालांकि मोहल्ले की राजनीति करते हैं, तो उस समय उनका वो वर्चस्व देख करके और मैंने 2007 में अजीत सर में वापस कांग्रेस ज्वाइन की थी। आपके कहने का मतलब आपकी टीम मजबूत थी लेकिन आपके नेता कमज़ोर थे, और मतलब काम नहीं होने की वजह से आपको मजबूरन कमज़ोर नेता को छोड़कर एक दबदबे वाले नेता के साथ जाना पड़ा। वास्तव में भी यही था। अब आप देख लें भाई, राजनीतिक परिदृश्य में हर 5 साल से सत्ता परिवर्तन होता रहा है। भैरों सिंह जी थे, भैरों सिंह जी के बाद अशोक गहलोत आए, अशोक गहलोत के बाद फिर वसुंधरा आई, फिर अशोक गहलोत आए, फिर वसुंधरा आई, फिर अशोक गहलोत आए। और ये नतीजा इस कारण से है अस्थिर सरकारों का कि पब्लिक इनसे परेशान है, उकता चुकी है। ये जब सत्ता में आ जाते हैं तो काम करते नहीं, कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाती है, उसका परिणाम है वोट खिलाफ जाते हैं और दोबारा सत्ता नहीं आती। फिर एक दूसरे को ये ओढ़मा देने में लग जाते हैं कि ये किया, ये किया, ये किया, बाकी बातें वो की वो है।
माणक जी, आपके जो समर्थक है वो जो है वो मतलब भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है, अन्य दलों में भी होते ही हैं, जैसे आप बता रहे हैं व्यक्तिगत संपर्क होते हैं। आप निश्चित रूप से एक कमज़ोर नेता को छोड़कर एक और दबदबे वाले नेता के साथ जाने की बात कह सकते हैं, लेकिन मतलब कुछ आपके समर्थकों का ये भी कहना है कि अगर माणक भाटी लगातार भाजपा में रहते तो उनका कद बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। जिस प्रकार आपके शिष्य मुरलीधर सैनी को भाजपा ने चेयरमैन का टिकट दे दिया और आपके शिष्य को उन्होंने चेयरमैन भी बना दिया, जबकि कांग्रेस में आपको इतना बड़ा कुछ मिला नहीं। ये हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस ये विधि के हाथ है। मैंने जो उचित समझा था उसके अनुसार मैंने निर्णय लिया। मेरे भाग्य में अगर चेयरमैन बनना होता तो मैं बीजेपी नहीं छोड़ता। बनता या नहीं बनता ये तो भविष्य के गर्भ की बात है। कौन किसी की बात को पहचान सकता है भविष्य में कि कौन क्या होगा। बड़े बड़े तीरंदाज थे जो हार गए। अटल बिहारी कोई हारने वाली चीज़ थी क्या? वो भी चुनाव हार गए, नहीं पहुंचे संसद में। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, नहीं पहुंची संसद में। इसलिए ये भाग्य की भरोसे की बातें हैं कि भविष्य में क्या होगा इसका किसी को पता नहीं है। इसलिए मैं इन बातों पर भरोसा नहीं करता। भविष्य में क्या होगा ये तो हमें पता नहीं होता, लेकिन किसी बात को हम एक लेकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अंदाज़ा अपना सही हो ये भी कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो अब की बार जो एक नया नियम आया है और आप अधिवक्ता है तो आप उसको बहुत बारीकी तरीके से जानते हैं, तो वो आप बढ़िया तरीके से बता पाएंगे। ये सवाल मैं कई लोगों से पूछ चुका हूँ। अब की बार एक सिस्टम आया हाइब्रिड सिस्टम, जिसके माध्यम से चेयरमैन बनने के लिए जीतना ज़रूरी नहीं है, कोई भी बन सकता है जो एक पार्षद बनने की योग्यता रखता हो। तो ये मामला क्या सरदार शहर में भी लागू हो सकता है? अभी राजस्थान में 3 जगह इस हाइब्रिड सिस्टम से चेयरमैन बने हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि सरदार शहर में हाइब्रिड सिस्टम से कोई चेयरमैन बनाया जाएगा। यहाँ जो पार्षद जीत कर आएंगे उन्हीं में से उन्हें चेयरमैन का चयन करना होगा। मेरा ये विचार है कि हमारे सर्वमान्य नेता श्री भंवरलाल जी शर्मा है, जो जिसकी पीठ पर हाथ रखेंगे, जिसके पास पार्षदों की बहुलता होगी, वही व्यक्ति चेयरमैन बनेगा। वही व्यक्ति चेयरमैन का, ये एकदम नीति संगत बात है जो आपने कही थी। फिर भी आपको कौन लगता है कि अब की दफा चेयरमैन की दौड़ में कौन कौन हो सकता है? भाई चेयरमैन की दौड़ में मैं तो विशेषकर राजकरण जी चौधरी और शिव भगवान कम्मा, इन दो को ही मानता हूँ। इनके अलावा मेरे हिसाब से कोई चेयरमैन की दौड़ में है नहीं। आप अपने आप को नहीं मानते? नहीं मानता। मैं केवल इस कारण से कि मैं 5 साल वार्ड की सेवा करूं। पिछला चुनाव में हार गया था और जीतकर आराम से 5 साल सेवा दूं। मेरा मकसद इतना ही है। आपका मकसद इतना ही है। अल्पसंख्यक भी लगातार जीत कर आते हैं, वो भी लगातार जीत कर आके कांग्रेस के अधनिष्ठ आ रहे हैं, उनमें किसी प्रकार की दावेदारी बन सकती है क्या? मैं ये नहीं समझता। 1990 में चंदनमल जी वैद थे, उन्होंने सबसे पहले अल्पसंख्यक भाई जान मोहम्मद को चेयरमैन बनाया था। 2005 में फिर जान मोहम्मद चेयरमैन बने थे और जान मोहम्मद एक निहायत ही ईमानदार और व्यवहारिक चेयरमैन थे। अल्पसंख्यकों में अगर कोई है किसी का तो वो अल्पसंख्यक स्वयं है, वो अपनी दावेदारी बताएगा और हमारे प्रातः स्मरणीय विधायक भंवरलाल जी शर्मा के सामने अपनी दावेदारी रखेगा तो निश्चित है उनको मिले। राजू देवी चौहान के बारे में आपके क्या विचार है? राजू देवी चौहान भी पार्षद जीतती रही है और अगर किसी महिला को अवसर दिया जाता है, सामान्य सीट है, तो राजू देवी बढ़िया चेयरमैन निकलेगी। मानो जी, ये तो सब बातें नियम कानून और भाग्य की है, भविष्य किसी को दिखाई नहीं देता है। आपके हिसाब से एक चेयरमैन जो बनना चाहिए अपने शहर के लिए, उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए? अब तक मैंने जो चेयरमैन देखे हैं उनमें एक विशेषता तो ये रही है कि अपनी पार्टी के पार्षदों का वर्चस्व किस प्रकार बने और उनके चहेते काम कैसे हो, इतना ही है। बाकी ना तो किसी वार्ड के विकास की सोच रही है, चाहे वो कोई चेयरमैन हो। अगर खिलाफ का पार्षद है तो उसके वार्ड में काम ना हो, अगर काम हो तो अपने हारे हुए व्यक्ति का नाम लगे। ये कंडीशन रही है। जो चेयरमैन है उसको सबसे पहले तो नगर हित में काम करना चाहिए कि प्रत्येक वार्ड का क्या हित है। राज्य सरकार छोटे छोटे कामों के लिए बजट देती है। आप देखेंगे पार्षदों का मानदेय है 1500 रुपये। पार्षद का कोई व्यक्तिगत बजट नहीं है, ये सरकार के दुर्भाग्य की बात है। एमएलए का बजट होता है, पंचायत का बजट होता है,
सरपंचों का बजट होता है, सबका है, लेकिन नगर पालिका ही एक ऐसी संस्था है जिसमें पार्षद के वार्ड का व्यक्ति से बजट नहीं होता। ये दुर्भाग्य की बात है। और चेयरमैन ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले सरदार शहर के जितने भी पट्टाधारी हैं उनका एक अलग रजिस्टर डाले, उनका मूल्यांकन करे, प्रत्येक वार्ड में पट्टाधारक के नाम से पट्टा हो, और अगर कोई उसकी जगह जाता है, उसका स्वर्गवास हो जाता है, तो उसका नामांतरण दर्ज हो नगर पालिका में, ताकि रिकॉर्ड रहे, पट्टों के फर्जीवाड़े बंद हो, नगर पालिका की जमीन का मूल्यांकन हो कि ये जमीन नगर पालिका की है और इस रिकॉर्ड के आधार पर है, उसका आवंटन हो, वहाँ कोई कॉलोनी बने, उसका विकास हो। प्रत्येक वार्ड में प्रतिशत के आधार पर कार्य हो विकास के, और विकास को गति मिले। सरदार शहर में आप देखेंगे लोहे के विद्युत पोल लगे हुए हैं जिनमें करंट आता है, आए दिन आज गाय मर गई, आज सांड मर गया, आज कुत्ता मर गया। ये भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जबकि सरकार ने ये निर्देश दे रखे हैं कि लोहे के पोल हटा कर के सीमेंट के पोल लगाए जावें और व्यवस्थित लाइनें लगाई जावें। ये जिम्मेवारी नगर पालिका की है कि वो विद्युत बोर्ड से ये सारी व्यवस्थाएं करे और इस प्रकार के दुर्घटनाओं में कमी आए। सीमेंट के पोल लगने में परेशानी कहाँ है? लोहे का पोल लगा हुआ है, उसके कारी लगा दी, एक बोल्ट कस दिया, नीचे गाड़ दिया, क्या मतलब की बात है ये? लेकिन कोई नहीं, तार लूज पड़े हैं, ऊँट गाड़े अड़ रहे हैं, परेशानी हो रही है, तारों में करंट आ रहा है, कहीं बस चिप गई, 24 मर गए, कहीं ये हो गया। मैं कहता हूँ आवश्यकता क्या है? विद्युत विभाग है क्यों? इंसुलेटर लगवाए, तार कसवाए, और जमीन से तारों की ऊंचाई है वो निर्धारित 14 फुट से ऊपर हो, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। किसे कहे? नहीं सुनता, किसे कहें? इस मामले में हमने देखा था कि एक बार नगर पालिका की द्वारा आपकी बात नहीं सुनी गई थी, तो आपने नगर पालिका की तालाबंदी कर दी थी, उसके बाद आपकी बात सुनी गई थी। तो मान लीजिए ये संघर्ष के रास्ते खुले रहते। ये संघर्ष हर व्यक्ति कर नहीं सकता, वो समय अलग था। उस समय कम से कम 150 कार्यकर्ता ऐसे होते थे जो हर समय तत्पर रहते थे कि हमें इस काम में ऐसा करना है। और वो घटना भी उस समय जान मोहम्मद चेयरमैन थे। मेरे मोहल्ले में ये कमल बोथरा के मकान के पास सड़क का ये नाला टूट गया था। नाला टूट गया, सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो मैंने निवेदन किया था ईओ से कि भाई वहाँ आप वो तार लगवा दो, एक बार रास्ते बंद करवा दो, क्योंकि वहाँ चौराहा है, 4 रास्ते जाते हैं, वहाँ टूटा हुआ है। तो ईओ ने कहा ये तो हो नहीं सकता। तो अशोक गोयल जैन था, ईओ का चार्ज उसके पास था। तो मैंने उसे कहा, मैं यार आप जैन साहब ऐसे तो करवाओ। फिर मैंने जान मोहम्मद का कहा, बोले यूँ काम थोड़ा ही होता है, मेरे को काम कराने के तरीके भी आते हैं। घरवाली पार्षद थी, मैं उसको लेकर के ताला दे के नगर पालिका के अंदर बैठ गया। फिर वो आने के बाद वहाँ निर्माण सामग्री डली, निर्माण कार्य शुरू हो गया। 1 बजे मैंने नगर पालिका का ताला खोल दिया, अगले अपना काम करे, मैं अपना काम करूँ। लेकिन ये बातें हर समय नहीं होती कि ऐसा कर ही लें, ये तो शर्मसार होने वाली बात है। भाई जनहित का काम है, कोई व्यक्तिगत काम तो करवाते नहीं पार्षद अपना। भाई कहीं किसी चेयरमैन को ये कह दे कि बोले मेरे घर पे तो अनाज और सब्जी पहुंचा, तो गलत बात है। लेकिन अगर मोहल्ले की गली का काम है, सड़क का काम है, पाइपलाइन का काम है, बिजली का काम है, तो कौन करवाएगा अगर ये नहीं करवाएंगे तो? और अगर नहीं करवाते तो वो रास्ता खुला है, इसमें कहना क्या है? मानक जी, आप अपने आप को चेयरमैन का दावेदार नहीं मानते, नहीं मानता। लेकिन अगर कोई चेयरमैन बने, अगर वो आपको बोले कि 5 साल की मतलब अपना कार्यकाल के अंदर क्या क्या वो महत्वपूर्ण है अपने शहर के लिए जो ज़रूरी हो, तो आपके हिसाब से वो मतलब 2-4 कौन से काम होने चाहिए जो अपने शहर के लिए गौरव की बात बन सके और नगर पालिका कर सके या करनी चाहिए? यदि नगर पालिका का चेयरमैन चाहे तो सरदार शहर के बाजार से गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था पहला मुद्दा है। उनके चाहे किसी विशेषज्ञ को लेकर आएँ, उनके एस्टिमेट इस तरीके से बनाएं कि सरदार शहर का बाजार में 1 मिनट के लिए पानी नहीं ठहरे। दूसरी बात है, गिनानी हो गई 12 सरदार शहर में, यहाँ गिनानी, यहाँ गिनानी, यहाँ गिनानी, सब जगह पूरे मोहल्ले में बदबू का वातावरण है। सारी गिनानियाँ बंद हो और दोनों शहर के, एक साइड दक्षिण में और एक साइड उत्तर में, दोनों साइड भीड़ में जमीन आवंटित हो और वहाँ पर गिनानी पाइपलाइन से जाए, इंजन से पानी की व्यवस्था करवाए ताकि शहर दुर्गंध भरे वातावरण से निस्तारण हो। तीसरा है बिजली के लिए, बिजली के अंडरग्राउंड लाइनें डलवाए ताकि ये जो दुर्घटनाएं हो रही है वो बंद हो जाए। लोहे के
विद्युत पोल हैं वो समस्त एक से आखिरी तक नहीं रहने चाहिए सरदार शहर के आवासीय क्षेत्र में बिल्कुल भी। और पाइपलाइनें हैं वो इस तरह से डलवाई जानी चाहिए। आप देखें लीकेज, अपनी योजना का जब शुरू हुआ था तब अपनी योजना का उद्देश्य था कि 80 फुट ऊपर टंकी में पानी चढ़ेगा। नतीजा क्या रहा? अपनी योजना की पाइपलाइन में ही अपने कुओं वाले पाइप जोड़ दिए और अब अपनी योजना का पानी कुएं में चला जाता है, चाहे कुएं में भांग गिरी हुई हो और सब पर एक शास्त्र होता है, वो कंडीशन हो गई। ये है। अब तो चलो जगह जगह ट्यूबवेल खुदवा दिए। भाई मैंने कहा था ट्यूबवेल खुदवा ले। पीछे मैं तो हारा हुआ पार्षद था, मैंने पिछला चुनाव 9 नंबर से लड़ा था, मैं हारा हुआ पार्षद था। गणेश कॉलोनी में एक सड़क में की एमएलए साहब ने स्वीकृति दी थी, बोले ये सड़क बनवा दूंगा अगर मानक चुनाव जीत जाता है तो। हारने के बावजूद मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, आपकी बात जा रही है, आप वो सीमेंट सड़क है वो कैसे सड़क कैसे भी बनवाएं, आप सड़क बनवाएं। वो 2.25 किलोमीटर लंबी सड़क थी और मेरे हारने के बावजूद उन्होंने वो सड़क बनवाई। ट्यूबवेल वार्ड नंबर 9 में सूरज पब्लिक स्कूल के पास बनवाया। सूरज पब्लिक स्कूल के आगे एक वो कॉलोनी है उसमें ट्यूबवेल बनवाया। तो हारने के बावजूद अगर हमारे विधायक महोदय हमें इस तरह से प्रेम से कोटा देते हैं, पैसे लगाते हैं, अपने कोटे से पैसे लगाते हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी? नहीं, आप की बात विधायक जी मानते हैं, आप पैसा भी लगाते हैं, विकास भी करते हैं, और अब की बार आप जीत कर बोर्ड में अगर जाते हैं और बोर्ड कांग्रेस का बनता है, चेयरमैन आप को दौड़ में नहीं मानते, कोई और बनता है, तो अभी आपने जो मतलब अच्छी अच्छी योजनाएं बताई थी, जो एक सपनों का शहर बनाया अभी आपने, तो उसको मतलब क्रियान्वित करने के लिए मतलब पहला कदम क्या होगा? अगर बात सही तरीके से नहीं सुनी गई तो दूसरा क्या होगा? मैं अपनी ओर से पार्षद जीतने के बाद कागजी कार्यवाही शुरू करूंगा। ये तो आप मान के चलो, गिनानी हटवाने के लिए कागजी कार्रवाई शुरू करूंगा, चाहे सरकार से माथापच्ची हो चाहे कैसे भी हो। लोहे के पोल मेरे वार्ड में एक नहीं रहने दूंगा, चाहे कैसे भी हो, बिजली घर वालों को कुछ भी करना पड़े, मुझे इस बात से मतलब नहीं। अब एक मिनट में आपकी बात काट रहा हूँ। आप अपने वार्ड से हटवाने की बात कर रहे हैं और इसी संघर्ष को अगर पूरे शहर के लिए किया जाए तो क्या कोई ज़्यादा बड़ा संघर्ष हो जाएगा? नहीं, संघर्ष ज़्यादा बड़ा होने की बात नहीं, वो अपने पार्षदों की रुचि पर डिपेंड करता है। मैं ये चाहता हूँ कि शहर में प्रत्येक वार्ड से ये दुर्घटनाएं रुके। धनपशु है, उनमें भी जान है, उनके कारण भी देश की शान है। तो जो लोहे के विद्युत पोलों से दुर्घटनाएं हो रही है, मैं उन पर रोकथाम की बात कर रहा हूँ। आज आवारा सांड है, आप देख लो, चाहे 20 नंदीशाला में भेज दो, 50 नंदीशाला में भेज दो। अंडरग्राउंड की बात बता रहे हैं आप, इसका ये करवाने के लिए आप मतलब पूरा संघर्ष करेंगे और करवाएंगे? बिल्कुल करूंगा। सड़क की बात बता रहे हैं आप, सड़कों को सुदृढ़ीकरण करवाएंगे? बिल्कुल करूंगा। गंदे पानी की निकासी के लिए भी आप संघर्ष करेंगे? अगर अच्छी तरीके से बात मानी जाती है तो ठीक है, वरना क्या टेढ़ी अंगुली करने में भी कोई हिचक नहीं? वरना तो अपने टेंट वाला रास्ता पहले भी रहा है, अब भी तैयार है। टेंट वाला मेरा मित्र है, नगर पालिका के आगे वही लगाएंगे अपना। तो अगर हमारी बात सही तरीके से नहीं सुनी जाती है या व्यवहारिक तरीके से काम नहीं होता है तो अंगुली टेढ़ी करके ही निकालना पड़ेगा। मान लीजिए, अंतिम सवाल, इस वीडियो के माध्यम से आप अपने वार्ड के लोगों को वोट मांगने की अपील के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे जो अब वार्ड है वो पहले कुछ हिस्सा 6 का है, कुछ हिस्सा 7 का है और कुछ पुराने 8 का है। इन 3 हिस्सों को मिला करके वार्ड नंबर 12 बना हुआ है। तो 7 में तो मेरी सेवा दी हुई है पुरानी, तो मैं वहाँ से पार्षद रहा हूँ, मेरे घरवाली पार्षद रही है, तो वहाँ मुझे कोई हिचक नहीं। 6 नंबर वार्ड है, उससे मैं चुनाव लड़ा हुआ हूँ, सेवाएं दी हुई है, तो वो वार्ड वाले जानते हैं मैं कैसा हूँ। 8 नंबर वार्ड का जो हिस्सा है वो मेरे लिए नया है, लेकिन मेरा नाम किसी के लिए नया नहीं है कि माणक पार्टी क्या चीज़ है। अगर मुझे वार्ड वाले स्नेह दे करके अपने मतदान से विजयी बनाते हैं तो मैं उनके लिए हर समय सेवा को तत्पर रहूँगा। मेरे को केवल फ़ोन करने की ज़रूरत है कि ये काम है, फिर जितनी मेरे घर से उन तक पहुंचने में समय लगता है उतना ही समय लगेगा, उसके अलावा 1 मिनट नहीं लगने दूंगा। और काम करवाना मेरी फितरत में है, पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। ये नहीं है संभव कि मेरा कोई काम ना करे। ये थे माणक भाटी,
ये विद्वान अधिवक्ता है और राजनीतिक में भी इनका लंबा अनुभव रहा है और इनका कहना है कि ये विकास के लिए पूरी कोशिश करेंगे और इन्होंने एक सपनों का शहर भी बताया है। अगर उसको भौतिक रूप से उतारा जाए तो निश्चित रूप से सरदार शहर राजस्थान के लिए रोल मॉडल शहर हो सकता है। और इनका कहना है कि अगर कांग्रेस का बोर्ड बनता है और ये जीत कर जाते हैं तो ये अपना काम आसानी से करवा लेंगे और अपने चेयरमैन को मना लेंगे, अपने विचारों से प्रभावित कर लेंगे। अगर उसके बावजूद भी नहीं हो पाता है तो टेढ़ी अंगुली करने में भी हिचक महसूस नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर कानूनी और नियम और संघर्ष तीनों को मिलाकर जो विकास करवाने की ओर अग्रसर है माणक भाटी। अब देखना यह है कि 28 जनवरी को जनता इन पर कितना विश्वास जताती है।